अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शोबिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव नोट पे इस पूरे वीक थ्रू आउट द वीक दिखाई दिए, लेकिन हमने देखा आज के दिन मार्केट के अंदर जो इंटरडे हाई के लेवल पे 43,900 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा था, वहीं आज मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन, स्टेबलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी दिखाई दी, यानी कि मार्केट ने 43,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव क्लोजर किया। ओवरऑल रेंज बाउंड और फ्लैट नोट पे मार्केट का जो क्लोजर विटनेस किया गया, लेकिन हम देख रहे हैं ये वीक थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द वीक पूरा मार्केट के लिए काफी हद तक पॉजिटिव जेस्चर विटनेस किया गया। और इसके साथ साथ मंडे से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि जहां इन्वेस्टर्स की जानिब से बाइंग देखी जा रही है या प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है, वहीं ओवरऑल एक प्रॉपरली फ्लरिश करती हुई मार्केट दिखाई दे रही है, यानी कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स काफी हद तक बुलिश दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन प्रोसेस भी दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ ओवरऑल बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी डेली बेसिस पे ग्रैब होती हुई दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,766.69 के लेवल पर, हायर साइड ऑफ मार्केट गई 43,955.56, लोअर वाज 43,638.33 एंड फाइनली क्लोजर 43,740.55 के लेवल पर, यानी कि जहां से मार्केट का स्टार्ट हुआ था वहीं उसके ही करीब करीब में क्लोजर हुआ है। 26.14 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 481.31 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 16.20 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 23.68 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.83 के डिक्लाइन के साथ। 21.61 पे क्लोजर, 38.04 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। नेक्स्टली फौजी फूड्स लिमिटेड 0.19 का इजाफा, 17.51 पे क्लोजर, 31.39 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली के इलेक्ट्रिक 0.03 का इजाफा, 3.88 पे क्लोजर, 28.65 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं कुछ स्क्रिप्ट्स जो डेली बेसिस पे जिनमें बाइंग देखी जा रही थी। सपोज अगर हम पाकिस्तान रिफाइनरी की बात करें तो वहां पे बाइंग देखी जा रही थी और आज उसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। ओवरऑल मार्केट जो है काफी हद तक हम कहेंगे आइडियल मार्केट है जिसमें ट्रेडिंग की जाए और जिसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाए। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो स्पेसिफिकली इस वीक के अंदर जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट हमने जो है वो विटनेस करके आज का टॉपिक सिलेक्ट किया है, विच इज सीमेंट सेक्टर एंड स्टील सेक्टर। कंस्ट्रक्शन पैकेज भी एंड होने वाला है, कोई एक्सटेंशन की न्यूज़ भी नहीं आ रही। ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप ये रिपोर्ट देखें। ख्वाबों की बुनियाद ख्वाबों से शुरू होती है, जबकि इन्हीं ख्वाबों की तकमील जज्बे, दयानत और ईमानदार क़यादत के इक़्तिदार में आने से ही मुमकिन हो पाती है। कौमों की तरह माशरों की तश्कील में भी कई अनासर शामिल होते हैं। इन्हीं माशरों को परवान चढ़ाने के लिए विजन और अहलियत के साथ साथ रहबर का सादिक और अमीन होना जुज़्वे लाजिम की हैसियत रखता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तरक्की में इंडस्ट्री ने काफी अहम किरदार अदा किया है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि तरक्की मशीनों से नहीं बल्कि लोगों को खुश रखने और उनके मयारी तर्ज जिंदगी से होती है। आप घर की ही मिसाल ले लीजिए। घर की बुनियादों से लेकर कंप्लीशन तक सीमेंट, सरिया और कितने ही मटेरियल मुख्तलिफ मराहिल में इस्तेमाल होते हैं। छोटे मकानों से लेकर बुलंदो बाला आसमान से बातें करती देव हेकल इमारतों की तामीर में यही सीमेंट, सरिया मरकजी किरदार अदा करते हैं। साथ ही दियामीर भाषा डैम की तामीर का आगाज तो दूसरी जानिब पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जिसके बायस सीमेंट और सरिये समेत कंस्ट्रक्शन से मुतालिक अशिया की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हुआ और इनकी फरोख्त मजीद बढ़ी है। सीमेंट का शुमार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के पसंदीदा शेयर्स में से होता है। लिस्टेड कंपनीज ने गुज़श्ता सालों में सरमायाकारों को मुनाफे में तोले रखा। सीमेंट सेक्टर ने स्टॉक मार्केट की तेजी में हिस्सा डाला तो एक वक्त में सरे फहरिस्त भी रहा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को मरात याफ्ता तामीराती पैकेज का सहारा भी हासिल है। इस स्कीम ने सरमायाकारों की तवज्जो फिर से अपनी जानिब मरकूज की है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान की जानिब से तामीराती सेक्टर के लिए पैकेज सरमायाकारों को मजीद एतमाद दे गया है। 3 साल की मंदी के बाद सीमेंट के शेयर्स में दोबारा तेजी देखी जा रही है। साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हालिया ट्रेडिंग में सीमेंट के शेयर्स छाए रहे, जिसकी एक वाहिद वजह दियामीर भाषा डैम के तामीराती काम के आगाज के साथ साथ पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इजरा भी है।
जी नाज़रीन, जब हमने देखा कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस हुआ उसके बाद से और इंटरेस्ट रेट में कमी के बाद से जैसे जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज ने फ्लरिश किया या उन्होंने एक्सपेंशन की हुई थी, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट था। अब आने वाले दिनों में उसकी पोजीशन काफी हद तक स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं मार्केट में भी शेयर प्राइस बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन पैकेज के बाद ही ये तमाम चीजें जो है वो विटनेस की गई हैं, जो कि 2-2.5 साल से नहीं की जा रही थी। क्या रीजन है, आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हाजी गनी उस्मान साहब, आप फॉर्मर वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन पैकेज के आने के बाद सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है और इसका कितना वेटेज है? देखिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया, आपने देखा कि इस पैकेज के साथ बार बार वो कहते थे कि कंस्ट्रक्शन के पैकेज में हमारी 50 इंडस्ट्रियों को बेनिफिट है, इसके साथ साथ जो कंपनियां हैं। तो मेरे ख्याल में आपने देखा कि 2 चीज़ें हुई इस मुल्क में। एक तो कंस्ट्रक्शन का पैकेज आया, एक हाउसिंग की लॉन्ग टर्म लोन हुई है, दूसरा मार्कअप रेट, जैसे आपने भी कहा कि मार्कअप रेट जो अगले साल 13% था उसे 7% पे आ गया है। और प्लस दूसरा एक और भी बेनिफिट है कि एक हाउसिंग स्कीम में स्टेट बैंक ने, मिनिस्ट्री फाइनेंस ने हाउसिंग स्कीम के लिए लोन को लॉन्ग टर्म कर दिया, जो हमारी बार बार डिमांड थी। मैं आपके मीडिया पे भी बार बार कहता था कि हाउसिंग लोन 5 साल 4 साल की नहीं होनी चाहिए, लोग अपना मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकेंगे। लिहाजा उन्होंने अब समझ आ गई उनको, और उन्होंने उस लोन को भी 20 और 22 और 25 साल पे कर दिया है। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में जो नीचे मकान का रिक्वायरमेंट है ना, देखिए मकान की रिक्वायरमेंट्स नीचे वाले इसके लिए सबको रिक्वायर, छत एक ऐसी चीज़ है कि छोटा घर हो या बड़ा घर हो, मकान रहने के लिए इंसान को चाहिए। तो गवर्नमेंट ने पहली मरतबा 70 साल में मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा देखा है कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम हाउसिंग की जो स्कीम की है। और मेरी अभी ये प्राइम मिनिस्टर साहब से आपके मीडिया के तहत रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पैकेज को 1 साल के लिए और बढ़ाए। और मुझे लगता है कि कैबिनेट में भी इस टॉपिक पे बातें हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये पैकेज 2021 के ईयर के लिए भी बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। आपको उम्मीद है? उम्मीद 100% सर, आपका एक्सपीरियंस है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रोकरेज हाउस में आप देख रहे हैं, ट्रेडिंग में आपको काफी एक्सपीरियंस है। क्या दिखाई दे रहा है? सीमेंट जो शेयर्स हैं काफी हद तक अपग्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं, एक्सपेंशन और ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इंटरेस्ट रेट की कमी के बाद। अब आने वाले दिनों में सीमेंट का क्या फ्यूचर है और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा अब आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान में आपने कहा ना कि सीमेंट का भी फ्यूचर है। आज से 2 साल आगे आपने सीमेंट के जो शेयर्स की वैल्यू देखी थी, मेजॉरिटी सीमेंट फैक्ट्रियों, सीमेंट कंपनियों के शेयर्स है ना, वो 150 से 200% बढ़े हैं मेरी नज़र में। आप डीजी खान का देखें, 2 साल आगे 43 था, आज 100 रुपए है। मैं पहले नहीं, मैं शेयर के बड़े हो कह रहा हूँ, मैं पहले 15 रुपए का आज 42 रुपए है। तो इस तरह दूसरी भी जो कंपनियां हैं, तो मेरे ख्याल में सीमेंट इंडस्ट्री में 2 बेनिफिट हुए हैं। एक तो जिन लोगों ने BMR किया था, उनकी लॉन्ग टर्म लोन में मार्कअप रेट ज़्यादा थे, तो मार्कअप रेट जो 13 से 7 होने से उनका इंटरेस्ट कॉस्ट हाफ हो गया। और सीमेंट में ये नहीं है कि लोन 1 बिलियन की लोन से फैक्ट्री लग जाती है, 20-20, 25-25 बिलियन की लोन है। अब क्या दिखाई दे रहा है? अब कोई न्यू इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री लगने जा रही है? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि मैं कल मीडिया पे सुन रहा था कि पंजाब में 7 या 8 दरखास्तें गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है कि हमें सीमेंट फैक्ट्री लगानी है। तो मेरे ख्याल में अब देखिए कि सीमेंट फैक्ट्री अब कैपेसिटी पे लग सकती है। अब सीमेंट फैक्ट्री ये नहीं है कि 2000 टन की लग गई या 3000 टन की लग गई। और सीमेंट लगाने के लिए जहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगती है वहाँ ये सर्वे होता है, रिसर्च होता है कि क्यूरी कितनी नज़दीक है, और अगर जो उसकी क्यूरी 50-100 साल ना होना तो उस इलाके में सीमेंट फैक्ट्री दूसरे इलाके में नहीं लग सकती है। तो मेरे ख्याल में पंजाब में इस वक्त सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगाने की काफ़ी गुंजाइश है और वहाँ काम हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइए ओवरऑल कार्टेलाइजेशन की न्यूज़ तो आपने पढ़ी होगी, इस वीक के अंदर थोड़ी गहमा गहमी रही है। CCP ने कुछ फाइन भी किया है, इससे पहले भी किया गया था, तो वो क्या रीजंस हैं और ये कार्टेलाइजेशन एक्चुअली क्यों होती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, ये इस वजह से है कि इसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ सिंध सूबा और पंजाब सूबा 2 सीमेंट फैक्ट्रियों के इलाके हैं। एक सिंध में फैक्ट्रियाँ हैं। टोटल मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त 12 सीमेंट फैक्ट्री है। मेरे ख्याल में बहुत ही कम है, 12 ही सीमेंट फैक्ट्री है टोटल। अब ये देखिए कि कार्टेलाइज की वजह, एक ही वजह ये है कि ये समझते हैं कि कार्टेलाइज हो गया, क्योंकि अगर जो अब कार्टेलाइज नहीं हो सकता, कार्टेलाइज इस साल नहीं होगा, क्योंकि जब डिमांड नहीं होती ना
तो आपका प्रोडक्शन कम करने के लिए वो उसको कहते हैं कि कार्टलाइज कर दिया। जैसे मेरी कैपेसिटी 100 की है तो आप वो करते हैं, मिलर्स क्या करते हैं कि 60% कैपेसिटी पे चलाते हैं, क्योंकि एवरेज कैपेसिटी से सबको बेनिफिट हो, ताकि 100% बिकेगा नहीं तो मार्केट गिर जाएगी। तो उनकी कॉस्टिंग जो होती है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो होती है। तो अब बात है नो डाउट कि जो आपका सीसी आपने पकड़ा या उन्होंने कहा है कि जो भी है, तो मेरे ख्याल में इनकी तो कंपटीशन कमीशन की तो मैं बताता हूँ कि इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे नहीं आएगा, आप नहीं समझते आया हैं? ना, देखिए ना स्टॉक मार्केट एक दिन आया था, नहीं, देखिए एक दिन तो आया था। देखिए आप ये देखें कि स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आया एक दिन, मगर उसके देखें कि करंट ईयर के जो सीमेंट के रिजल्ट आएंगे ना, वो आप देखेंगे जो 30 सितंबर, अभी सितंबर क्वार्टर के तो रिजल्ट आ गए हैं, अब दिसंबर के आपके रिजल्ट आएंगे। तो अगले साल सीमेंट के फैक्ट्रियों ने किसी ने प्रॉफिट नहीं की थी, तो भी इनके प्राइसेस इतने बड़े हैं, तो उसकी एक वजह है ना कि लोग देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि इनका करंट ईयर कैसा निकला है और 9 महीने के रिजल्ट कैसे हैं। एग्जैक्टली सीमेंट सेक्टर पे तो हमने बहुत बात की, अब हम आते हैं स्टील सेक्टर के ऊपर। स्टील सेक्टर भी यहाँ पे प्राइस अपग्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 1 टन कॉस्ट क्या है, या प्रॉपरली इसमें एक हाउस बनाने में अगर सपोज 120 यार्ड्स का अगर हाउस बनाते तो उसमें कितना जो है वो स्टील रिक्वायर है, और अगर ये रिक्वायर है प्रॉपरली तो इसमें कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी जितना उन्होंने 1 टन के ऊपर कीमत बढ़ाई देखिए है? आपकी 3 चीज़ों की मकान बनाने में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एक सीमेंट, सरिया और पेंट, और बाकी लकड़ी। ये 4 चीज़ों से आपका मकान बनता है। आपकी अपनी अपनी कैपेसिटी पे है कि आप सीमेंट, स्टील, पेंट एंड वुड आप 4 चीज़ों से मकान बनाती है, वो तो अपनी अपनी कैपेसिटी है कि आपको किस क्वालिटी की चीज़ें लगानी है। तो मेरे ख्याल में मकान की कॉस्ट नो डाउट बढ़ेगी। कि आपकी जो अगर जो सपोज कीजिए कि रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली मकान की कॉस्ट बढ़ेगी। इस तरह हमारी लेबर कॉस्ट भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे मुल्क में हर साल लेबर या जो भी एम्प्लॉइज़ है उनका सिस्टम है कि 10 से 15% सैलरी बढ़ानी पड़ती है। तो अब 10-15% सैलरी आप बढ़ाएंगे तो एज ए बिजनेसमैन मैं वही पैसे किन लोगों से लूँगा, उन्हीं कंज्यूमर से लूँगा ना, कि मुझे देने हैं, मैं अपना तो नुकसान नहीं करूँगा। इसका वेटेज कितना है हमारे इकोनॉमी के अंदर? किसका? स्टील सेक्टर का। देखिए स्टील पाकिस्तान में, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में स्टील की भी बहुत डिमांड है। अभी आपने देखा कि स्टील की 2-4 कंपनियां हमारे यहाँ डील लिस्टिंग में भी आई है। करंटली एक आगा स्टील हुई, दूसरी हमारी एक अमीर अली स्टील है। अभी हमारे यहाँ 2-4 स्टील इंडस्ट्री है, उनको चाहिए कि उनको एक्सपांड करें। राइट अच्छा सर, इसके साथ साथ ओवरऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है कि यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रॉ मटेरियल जो है वो अभी तक इंपोर्ट किया जाता है, तो हम अभी तक खुददार क्यों नहीं हुए हैं? यानी कि अभी अब तक हम प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते? रॉ मटेरियल हमें क्यों लेना पड़ता है? देखिए रॉ मटेरियल हमारा ये जो जिसे कहते हैं मेमनी में कहते हैं कचरा, कि लोहे के टुकड़े 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 होता है, वो हमारा स्टील के लिए रॉ मटेरियल है, या शिप ब्रेकिंग से हमारा रॉ मटेरियल आता है। तो मेरे ख्याल में रॉ मटेरियल तो हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। हमारे ऐसी सिस्टम भी नहीं है कि हम रॉ मटेरियल को हमारे यहाँ जहाँ जहाँ है वेस्टेज हो रहा है उसको सही मायनों में जमा करें, प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें उसको। अच्छा सर, लेट्स कम टू द मार्केट। टाइम बहुत शॉर्ट है और जाहिर सी बात है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है और लोग सुनना चाहते हैं। ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर? 43,500 अबव मार्केट नजर आ रही है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? देखिए आप आज का जो इंडेक्स है आपने देखा होगा कि करंट ईयर का हाईएस्ट इंडेक्स है। एग्जैक्टली आज नो डाउट कि 26 पॉइंट माइनस हुआ है, मगर आज का जो इंडेक्स है ना वो करंट ईयर का हाईएस्ट इंडेक्स है। आज का भी और कल का भी। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा खौफ ये था कि पॉलिटिकल ये जलसे जुलूस हो रहे हैं, या आपका ये कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे या पार्लियामेंट से रिज़ाइन करेंगे। तो मेरे ख्याल में पब्लिक को, इन्वेस्टर को खौफ ख़त्म हो गया है कि उन्होंने 4-6 जलसे देख लिए, अब उनको लग रहा है कि ये कुछ नहीं होगा, ना कोई रिज़ाइन होगा, ना पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी। राइट तो मेरे ख्याल में ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अपना पीरियड पूरा करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन होगा, उसमें अल्लाह जानता है क्या होगा। ओके सर, ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर? सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर वो इन्वेस्टर जो न्यू इन्वेस्टर है और इस मार्केट के अंदर एंटर होना चाहता है, यानी कि इस लेवल्स पे 43,500 से अबव, क्या करे? वो मार्केट में कैसे एंटर हो और किन सेक्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा? देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके मीडिया पे कि मार्केट में इंटर होने के लिए पहले तो आप रिसर्च करें। आजकल का वो ज़माना नहीं है कि आप आए और पैसे दे दिए और लगा दिए।
अब आप बैलेंस शीट को रिसर्च करें, अच्छे स्पॉन्सर देखें, और मेरे ख्याल में इस वक्त मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर मैं अगेन कहता हूँ, मैं 4-6 महीने भी आपको कह गया था कि बैंकिंग इंडस्ट्री के शेयर बहुत ही अच्छे हैं, और इनके क्वार्टर के जो आप रिजल्ट देखेंगी और एनुअल रिजल्ट देखेंगी तो आप सोच नहीं सकते ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो मेरे ख्याल में बैंकिंग और सीमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंकिंग एंड सीमेंट, यू आर सेइंग दैट। चलें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फिर मजीद वापस बात करते हैं इसके बाद। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,12,719 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,741 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,878.45, ऑयल WTI पर बैरल $48.30, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $51.34। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 193.50, सेलिंग वाज 196, यूके पाउंड बाइंग रही 214.50, सेलिंग वाज 217.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 159.60, सेलिंग वाज 160.50, चाइनीज yuan बाइंग एट 24.50, सेलिंग वाज 24.65, एंड सऊदी रियाल बाइंग रही 42.20, सेलिंग वाज 42.90, यूएई दिरहम बाइंग एट 43.30, सेलिंग वाज 43.90, कुवैती दिनार बाइंग रही 498.50, सेलिंग वाज 501, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 411 रुपीज, सेलिंग वाज 413। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। ओवरऑल हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ऑयल प्राइस बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ जो है वो पॉजिटिविटी वहाँ पर देखी जा रही है। एट द सेम टाइम लोकल मार्केट में गोल्ड प्राइस गिरावट की तरफ आ रहे हैं, यानी कि पर 10 ग्राम हम देख रहे थे 96,000 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। इट मींस कि ओवरऑल गोल्ड में अपॉर्चुनिटीज बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें और सेक्टर वाइज भी, जैसे आपने प्रॉपर्ली बैंकिंग और सीमेंट को जो है वो लाइमलाइट में रखने का कहा है पोर्टफोलियो में, मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए रुपी कहाँ दिखाई दे रहा है? क्या रुपी हर्ट करता है मार्केट के सेंटिमेंट्स में? अगर मजीद कोई डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन होती है तो क्या मार्केट इससे इम्पैक्ट लेती है? देखिए, रुपी जो आपने देखा कि जो पहले 2-3 साल आगे आपने देखा था कि रुपी को स्टेबल किया गया था 110, 115 या 120 पे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। अब रुपी स्टेबल है, आपने देखा कि 160 रुपये पे स्टेबल है। और आप देखेंगे आज के जो लोग कहते हैं कि टेक्सटाइल में इतनी गुंजाइश है, और हमारे पास देखिए कि बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया के भी ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं। और आपने देखा कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपने अभी मीडिया पे भी सुना होगा कि इतने लेबर की रिक्वायरमेंट है और बहुत ही काम चल रहा है। इस तरह आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में भी हमारे यहाँ बहुत ही काम चल रहा है। और हमारे यहाँ मेरे ख्याल में ये देखेंगे एक्सपोर्ट अगर जो हमारा बढ़ जाएगा ना तो हमारा रुपी स्टेबल रहेगा। अगर जो एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ तो रुपी हमारा डी वैल्यू होगा। ओके, दैट इज द रीजन। अगर एक्सपोर्ट में कमी आती है तो रुपी डिवैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट के आने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो स्टेबलाइज होते हुए दिखाई दे रही हैं। हाजी गनी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, वीक के एंड में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के साथ क्लोजर होते हुए दिखाई दिए। इट मीन्स के ओवरऑल आने वाले दिनों में यानी कि नेक्स्ट वीक का स्टार्ट काफ़ी हद तक एनर्जेटिक विटनेस किया जा सकता है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।